दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश की ये पहचान है कि वहां पर समय समय पर चुनाव होते हैं और उस चुनाव में एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी हारती है, लेकिन हारने वाली पार्टी भी कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर आती है और जनता ये उम्मीद करती है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं उसकी बातों को, जो उसकी सरकार के प्रति जो निराशाएं हैं जो सरकार से या जो उम्मीद है उनको सरकार के सामने रखेगी। सरकार के सामने एक तरीके से जनता का जो नजरिया है वो विपक्ष का एक काम होता है कि उसको प्रस्तुत करे। लेकिन दोस्तों यदि देश की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मुख्य विपक्षी पार्टी है दोस्तों हमारे देश की कांग्रेस, उसकी हालात आप एक बार देखिए। केवल 52 सीटों पर 2019 में कांग्रेस सिमटी थी और इसके अलावा 2024-14 में तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50 का भी आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाई थी। एक तरीके से मोदी लहर में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी और 2019 में इस तरह का प्रचार या इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी कांग्रेस की हो सकती है और या फिर यदि वापसी भी नहीं होगी तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस उभरेगी। लेकिन दोस्तों हालात देखिए क्या रहा और आखिर हालात हो भी क्यों ना। ऐसे हालात होने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ वजह ये भी है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो कुछ सीमित लोगों के हाथों की कठपुतली बन करके दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा रह गया है। आप याद कीजिए वर्ष 1998 जब सीताराम केसरी अंतिम अध्यक्ष कांग्रेस के थे 1998 में दोस्तों, उसके बाद सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली, राहुल गांधी तक ये सिलसिला चला और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और इन चुनाव में दोस्तों आप आंकड़े याद रखिएगा, 10 चुनाव में ऐसा हुआ कि जो अध्यक्ष हुआ कांग्रेस पार्टी का वो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ, यानी वो व्यक्ति इस पार्टी की कमान संभालता हुआ नजर आया जिसका ताल्लुक सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर पूरे गांधी परिवार से किसी न किसी रूप में था, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर। 10 चुनाव में ऐसा हुआ देश के अंदर, तो लोकसभा चुनाव की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और उन 10 चुनाव में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 4 चुनाव में हार, ध्यान दीजिएगा 4 चुनाव में हार हुई। और यदि आप बात करें उस व्यक्ति की जो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ नहीं था, वे व्यक्ति जो गांधी परिवार से जुड़े हुए नहीं थे, तो ऐसे केवल 7 लोग हुए। मैं दोस्तों आजादी के बाद के जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें अध्यक्षों की बात कर रहा हूं, तो उन 7 चुनाव में से दोस्तों कांग्रेस पार्टी को जो हार मिली वो केवल 3 चुनाव में मिली, यानी कि जो स्ट्राइक रेट है वो 57 का स्ट्राइक रेट रहा। यदि केवल देखा जाए दोस्तों कि ये कहा जाता है कि गांधी परिवार ही इस पार्टी को आगे लेकर के जा सकता है, तो ऐसा नहीं दोस्तों। कांग्रेस तो वो पार्टी रही, यदि इस पार्टी के इतिहास को भी याद किया जाए कि इस पार्टी की स्थापना जिसकी 85 में हुई, 1885 में, इसके जो अध्यक्ष हुए वो लगातार इस पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। जिस व्यक्ति ने इसका दोस्तों गठन किया वो तो व्यक्ति खैर अंग्रेज थे, वो तो उनकी एक चाल थी कि भारत में अंग्रेजी सत्ता को किस तरीके से मजबूत किया जाए, वो उसका एक हिस्सा था। लेकिन बाद में जो कांग्रेस का नेतृत्व किया, जिन लोगों ने भी नेतृत्व किया, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, इंदिरा गांधी ने कमाल का नेतृत्व इस पार्टी को दिया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जिन भी लोगों ने, सीताराम केसरी जैसे लोग या जिन्होंने भी इस पार्टी का नेतृत्व किया, पार्टी को मजबूत किया, लेकिन आज पार्टी जनाधार खोती चली जा रही है। लगातार एक हीन भावना कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में बन चुकी है। कांग्रेस का झंडा आज दोस्तों झुक चुका है, कांग्रेस का सूर्य एक तरीके से डूब चुका है। और दोस्तों बंगाल में तो ये जो एक कलह है ये और खुल करके सामने आ गई है। बंगाल में मैं आपको बताना चाहूंगा जो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अधीर रंजन चौधरी और इसके अलावा दोस्तों आनंद शर्मा, इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। और इस विवाद में मैं आपको बताना चाहूंगा अधीर रंजन चौधरी
इस बात के पक्ष में है कि जो उनका गठबंधन हुआ है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट, इसके साथ वहाँ पर गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन के दोस्तों जो गुलाम नबी आज़ाद या फिर राज बब्बर या फिर आनंद शर्मा जैसे जो लोग हैं वे इसके खिलाफ हैं, और ये जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। यदि गुलाम नबी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, तो ऐसे लोगों की राय भी कहीं ना कहीं राय शुमारी को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है केवल गांधी परिवार को खुश करने के लिए। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश का तो हित है ही नहीं और उस पार्टी का भी हित नहीं हो सकता। देश हित केवल इसमें है कि विपक्ष मजबूत हो और विपक्ष अपनी आपसी कलह को दूर करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़े। लेकिन जो आज का विपक्ष काम कर रहा है उसका विरोध कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लग रहा है। यदि गुलाम नबी आज़ाद देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं किसी बात को लेकर के, तो इससे भी उस पार्टी के नेताओं को मिर्ची लगती है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों आज बेइंतहाशा महंगाई बढ़ रही है। जनता चाहती है कि इस मुद्दे को रखा जाए, यानी एक मजबूती के साथ ये मुद्दा सरकार के सामने उठाया जाए। लेकिन विपक्ष तो और विपक्ष के नेता तो किसी और ही बातों में मशगूल है, बिजी। दोस्तों यहाँ पर लोग देश के प्रधानमंत्री से राहुल गांधी की तुलना करते हैं। हालांकि मैं राहुल गांधी का निजी तौर पर विरोधी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी का निजी तौर पर समर्थक हूँ दोस्तों, लेकिन मैं एक आंकड़ा आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, एक विश्लेषण आप सभी के सामने आज मैं रखना चाहता हूँ। यदि बात की जाए दोस्तों, बिहार में अभी चुनाव संपन्न हुए, जो बिहार चुनाव हुए वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 12 रैलियां की और इन 12 रैलियों के जरिए देश के प्रधानमंत्री ने कुल 108 विधानसभा सीटों को कवर किया। ध्यान रखिएगा 108 विधानसभा को, और इसमें से जो भाजपा का जो गठबंधन था नीतीश कुमार के साथ, उस गठबंधन को काफी लाभ हुआ, यानी कि 71 सीटें इस गठबंधन के हाथ लग गई। और वहीं पर राहुल गांधी ने जो वहां पर रैलियां की, वो कुल जो महारैली थी वो 8 रैली की दोस्तों, और इन 8 रैलियों के जरिए लगभग 50 के करीब आसपास सीटों को उन्होंने कवर किया। लेकिन उनका खुद का गठबंधन केवल और केवल 27 सीटें जीत पाया, और कांग्रेस पार्टी की आदत तो बहुत ज्यादा पतली होगी। आप देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए बिहार में, तो 19 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी थी। ये कहीं ना कहीं उस अंतर विरोध, उस अंतर कलह का ही नतीजा था जो बंगाल में भी सामने आ रहा है। जब पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, पार्टी के लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा नेतृत्व किस तरीके से आगे बढ़े, हमारा नेतृत्व सही दिशा में जा भी रहा है या फिर नहीं, तो ऐसी पार्टी कैसे देश को नेतृत्व दे सकती है, कैसे जनता की आकांक्षाओं पर, कैसे जनता की महत्वाकांक्षाओं पर खरी उतर सकती है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, जब देश के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसा माहौल तैयार हो जाए कि वहां पर विपक्ष अपने हित की राजनीति करने लगे और वो इतना कमजोर हो कि वो अपने आप को भी ना बचा पाए, अपने अस्तित्व को भी ना बचा पाए, तो वहां पर सत्ता पक्ष कुछ हद तक अपनी मनमानी करने लगता है। और वो एक लोकतांत्रिक देश के दोस्तों बिल्कुल भी पक्ष में नहीं जाता और कभी भी वो देश दोस्तों तरक्की नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों 2015 में यदि बात की जाए तो बिहार में इससे कम सीटों पर, मैं अपने उसी विश्लेषण पर आऊँगा, इससे कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और 40 में से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी उस समय, और 40 में से 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए पर जा रही है। यदि तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों की भी बात की जाए, आज उनका मुकाबला करने के लिए भी कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं। आप सोचिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी क्या इतने नीचे गिर सकती है, इतने नीचे उसका स्तर हो सकता है कि वो मुकाबला करने के लिए बिल्कुल मैदान छोड़ जाए। और दोस्तों यदि ऐसे ही चलता रहा तो बंगाल का चुनाव परिणाम भी कांग्रेस की अंतर कलह की भेंट चढ़ जाएगा, और जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दूर किसी लंबी यात्रा पर निकल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों यदि कांग्रेस को आगे बढ़ना है,
और अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है तो उसे बिल्कुल निचले कार्यकर्ता की बात को ध्यान में रखते हुए, जो जमीनी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उसकी बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आगे बढ़ना होगा। तभी इस पार्टी का कल्याण हो सकता है, तभी इस पार्टी का हित हो सकता है। यही इस देश के, यही कांग्रेस पार्टी के हित में